में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी को अंदेशा काफी वक्त से जताया जा रहा है। वहीं अमेरिका में खुफिया विभाग के उच्चाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ईरान, रूस और चीन गलत तरीके से जानकारी फैला रहा है। जहां चुनावों में दखल देने की कोशिश भी की जा रही है, वहीं नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईरान और रूस के वोटर रजिस्ट्रेशन की जानकारी हासिल कर ली है। कोविड-19 के खिलाफ रूसी स्पुतनिक और वी वैक्सीन का परीक्षण भारत में 100 लोगों ने किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ने रूसी समाचार एजेंसी के स्पुतनिक को इसकी जानकारी दी है, जहां पर डीसीजीआई ने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशाला में परीक्षण करने की अनुमति दी। हालांकि परीक्षण की तारीख और समय कंपनी के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस में अपनी भड़ास निकाली है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और चीन, रूस में हवा का गुणवत्ता बहुत ही खराब है। यह देश अपनी हवा पर ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि अमेरिका हमेशा एयर क्वालिटी पर ध्यान रखता है। उन्होंने चुनावों के प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बिडेन के साथ एक बहस के दौरान कहा कि चीन को देखो, वहां कितनी गंदी हवा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस समय आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही है। वहीं नेशविले ने बेलमोंट विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन आमने सामने। वहीं दोनों देशों के बीच तीखी बहस हो रही है। इस बीच बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी देश जो अमेरिका के चुनाव में दखल देगा, उसे कीमत चुकानी होगी। चीन ने ब्राजील द्वारा कोविड-19 का टीका खरीदने को रद्द किए जाने के एक दिन बाद टीके से संबंधित अपने अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बचाव किया और ब्राजील के राष्ट्रपति जायस बोल्सोनारो ने चीन के कोविड-19 टीके का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ब्राजील के लोग किसी के लिए गिनी पिग नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि चीन से टीका खरीदने की योजना रद्द कर दी थी। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 4 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वायरस 11,37,000 से भी ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी भी छीन चुका है। भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 77 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77,61,312 हो गई है। बिहार चुनाव में आज से दिग्गजों की एंट्री हो रही है। प्रधानमंत्री आज रोहतास, गया और भागलपुर में रैलियां करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस चुनाव में पहली बार रैली करेंगे। आज राहुल का चुनावी सभा भागलपुर और नवादा में होगा, जहां पर नवादा में रैली के मंच पर राहुल के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जुगलबंदी दिखेगी। बिहार चुनाव में आज एक बार फिर से दिग्गजों की एंट्री हो रही है। प्रधानमंत्री का आज रोहतास, गया और भागलपुर में रैलियां करेंगे। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस चुनाव में पहली बार रैली करेंगे। आज राहुल की चुनावी सभा भागलपुर और नवादा में होगी, जहां रैली का मंच पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम रैली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान को, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को याद किया है। पीएम मोदी ने अपना संबोधन भोजपुरी भाषा में शुरू किया और उसमें पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं और नीतीश जी की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने खड़े होकर दावा किया कि यह फ्लाइट में आतंकी है और दिल्ली के जामिया नगर निवासी जिया उल हक ने दावा किया है कि वह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी हैं और जिया उल हक इस दावे के बाद फ्लाइट में हड़कंप मच गया। यह फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी। वह फ्लाइट दोपहर 3:30 पर गोवा पहुंची। हुई फ्लाइट में गोवा पहुंचने के बाद जिया उल हक को हिरासत में ले लिया गया। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में सिटी सेंटर मॉल में लगी भीषण आग में अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं सामने आया। करोड़ों का नुकसान हालांकि बताया जा रहा है। मॉल में आग पहले से मोबाइल सेंटर में लगी थी, फिर तेजी से फैल गई। आग काबू पाने के दौरान दमकल कर्मी एक झुलस गया है। दमकल की 30 गाड़ियों में आग पाने की कोशिश जारी है। कल रात 8 बजे से मॉल में आग लगी थी। भारतीय
भारतीय नौसेना ने मिसाइल कॉर्वेट जहाज में आईएनएस प्रबल द्वारा लॉन्च की गई एंटी शिप मिसाइल का प्रदर्शन किया है, अपनी ताकत को दिखाया। और भारतीय नौसेना ने बताया कि एंटी शिप मिसाइल में अधिकतम सीमा में बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बनाया और अपने लक्ष्य बनाया जहां पर जहाज नष्ट होकर पानी में डूब गया। भारतीय नौसेना ने इस परीक्षण का एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल बोट आईएनएस प्रबल से जहाज को नष्ट करने की एंटी शिप मिसाइल दागी गई है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं धुआंधार प्रचार के लिए जनता अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसी बीच एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महागठबंधन के लिए राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने में लगे हुए हैं। इससे ठीक पहले गुरुवार को शाम एक रिपोर्ट में राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर को पूर्णिया में उतरने के बाद इजाजत इन्हें नहीं दी गई। वहां पर इनका कार्यक्रम होना था। इसे लेकर अब पूर्णिया के जिलाधिकारी ने सफाई दी है। हर साल शरदी नवरात्र में देश भर में एक अलग ही रौनक नजर आती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते त्योहारों की रस्म अदायगी से मनाया जाएगा। जहां पर पश्चिम बंगाल को छोड़कर अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं दी गई। वहीं कोलकाता के केशवपुर प्रफुल्ल कनन पांडाल में देवी मां की प्रतिमा के साथ प्रवासी मजदूरों का दर्द, तूफान की तबाही और कोरोना के प्रकोप को दिखाने वाली मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मध्य प्रदेश उप चुनाव और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के राज्य साथ भौतिक और राजनीतिक सभा के साथ दी गई अनुमति पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश में भाजपा शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर फर्जी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले में संलिप्त 5 चैनलों में वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में हुई लेनदेन की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई अपराध शाखा की अपराध खुफिया इकाई में 5 चैनलों के 5 वर्षों में वित्तीय लेनदेन की जाँच शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस बीच पुलिस ने एक बार फिर रिपब्लिक टीवी चैनल के CEO और एस सुंदरम के बयान दर्ज किए और उन्हें एक बार फिर से बुलाया जाएगा। बिहार के सासाराम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश वर्षों से कर रहा था। यह फैसला हमने लिया है, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 को फिर से लागू कर देंगे। इन लोगों को आपकी जरूरतों से कोई सरोकार नहीं है। बिहार के भागलपुर में 2 वर्ष के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्चे के शव को धान के खेत में फेंक दिया गया। ग्रामीणों ने परिवारजन को खेत में बच्चे के शव पड़े होने की सूचना दी। बच्चे के शव को देखकर उनमें शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के पीछे के कारण अभी साफ नहीं है। एनसीबी कतर के ड्रग्स केस में धोखे में फंस गई मुंबई की युवा दंपति को बचाने में जुट गई है। दंपति पिछले साल निकाह के बाद कतर हनीमून मनाने गया था। इसी के बाद महिला की चाची के द्वारा धोखे से उसके बैग में रखी गई 4 किलो हशीश एयरपोर्ट में वहीं पकड़ी गई और उन्हें 10 साल की सजा हो गई थी। भारतीय एजेंसियों में जांच में पता चला कि यह दंपति निर्दोष है और इसके पीछे असली दोषी ड्रग्स तस्कर एनसीबी अब युवा दंपति मोहम्मद शरीक और अनीबा कौशल को जेल से छुड़ाने की मुहिम चला रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हथियारों की एक बड़ी डील में पुलिस ने विफल कर दिया है। 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। 3 हथियार तस्कर और निर्माता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से 2 राइफल, 5 देसी पिस्टल, मैगजीन के साथ हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार तस्कर पहले भी हथियार तस्करी में कई बार जेल जा चुका है। वहीं अवैध आर्म्स निर्माता और तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान पुलिस ने 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने
कमाल कर दिया है। कोरोना के बीच सितंबर में खत्म तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा हो गया है। कंपनी को 105.67 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में यानी जुलाई से सितंबर तिमाही में रिलायंस पावर के एकीकृत शुद्ध लाभ 2 गुना से अधिक होकर 105.67 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजार को यह सूचना दी। एक इंश्योरेंस क्लेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के साथ साथ एक अहम टिप्पणी भी की। कोर्ट का कहना है कि बीमा अनुबंध अत्यधिक भरोसे पर आधारित है। ऐसे में जीवन बीमा लेते समय हर वैसी जानकारियों का खुलासा करना बीमा धारक का दायित्व हो जाता है। अपनी संबंधित मुद्दों पर किसी प्रकार का असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस साल मार्च के एक फैसले को निरस्त करते हुए टिप्पणी की है। आईपीएल के 13वें सीजन के 41वें मैच में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स टीम में आमने सामने हो गई। चेन्नई मौजूदा आईपीएल अभियान बद से बदतर होता जा रहा है, जहां पर गत चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उम्मीद यह है कि आपने कुछ युवा खिलाड़ियों को आजमाएं। इस मैच में 2 अंक से रोहित शर्मा की टीम प्लेऑफ स्थान पक्का करने में के करीब पहुंच जाएगी। वहीं सुपर किंग्स अब तक खराब सत्र के अंत तक अच्छी तरह से कराना चाहेगी, लेकिन उनके पास अगर मगर तक का मौका नहीं है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर के श्रीकांत ने राजस्थान रॉयल्स के हाथों चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आलोचना की है। धोनी की हार के बाद कहा था कि प्रक्रिया गलत थी, जिसे श्रीकांत ने बकवास बताया। चेन्नई को अभी अपना अगला मुकाबला शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के साथ खेलना होगा। वहीं श्रीकांत ने स्टार स्पोर्ट्स तमिल में जगदीशन जैसे खिलाड़ियों के साथ आप कह रहे हैं कि युवाओं का जुनून नहीं, क्या केदार जाधव में जुनून है, क्या पीयूष चावला में जुनून दिखाया है? यह सब बकवास है, मैं धोनी के जवाब नहीं मानने वाला है। वहीं प्रक्रिया के बाद करते करते सीएसके के लिए टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी और अली फजल की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 रिलीज हो चुकी है। रिलीज के कुछ घंटे बाद इस सीरीज में ऐसी आंधी चल पड़ी है कि कोई सिर्फ इसी चर्चे कर रहा है कि इसे अब तक बेस्ट वेब सीरीज बता रहा है। फिर भी कालीन भैया का भौकाल और गुड्डू के तेवर देखने के बेताब थे। अब तक इंतजार जरूर लंबा था, लेकिन फल काफी मीठा साबित हुआ है। वहीं सर के बाद इस एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को इतनी मदद की है कि लोगों की नजरों में मसीहा बन गया है। तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, सोनू ने सभी का दिल खोल कर मदद की है। अगर लॉकडाउन में शुरुआती समय की बात करें तो एक्टर ने प्रवासी मजदूरों के लिए बस का इंतजाम किया था और वही फ्लाइट के जरिए विदेश से फंसे छात्रों को हिंदुस्तान वापस लाए थे। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता इरफान खान आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहते हैं। इरफान खान अपनी पत्नी सुताफा सिकंदर और बेटे बाबिल भी उनकी याद में नियमित अंतराल में फैंस के बीच पोस्ट शेयर करते रहते हैं। बाबिल ने इरफान खान के थ्रोबैक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिवंगत एक्टर अपनी पत्नी सुताफा सिकंदर के पास मेरा साया और साथ होगा गा रहे हैं। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक पवन सिंह का एक वीडियो दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने के नाम है यार 75। बेहतरीन प्रेजेंटेशन और दमदार आवाज के कारण यह गाना धमाल मचा रहा है। इसमें गायक पवन सिंह का एक अलग ही अंदाज दिखाया गया है। गाने में वीडियो में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह काफी गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं और इस गाने के बोल लोगों को काफी रास आ रहे हैं। संजय दत्त इन दिनों अपनी कैंसर से जीत को लेकर चर्चा में बने हुए। ऐसे में दत्त परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं खुशी को संजय और मान्यता के बच्चों इकरा और शाहरान के जन्मदिन ने दोगुना कर दिया है। संजय दत्त ने अपने बच्चों को बर्थडे बैश में अलग तरह का हिस्सा लिया है, जहां पर संजय दत्त और मान्यता दत्त के बच्चे शाहरान और इकरा ने अपने 10वां जन्मदिवस मनाया और इस दिन खास बनाने के लिए मां मान्यता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महामारी के बीच एक्टर बोमान ईरानी ने ओवर द रेनबो गाने के साथ आशा को एक संदेश दिया था। बोमान ईरानी ने ऑस्कर विनिंग क्लासिक गाना ओवर द रेनबो से जुड़ी जूडी गार्लेट में 1939 में फिल्म द विजार्ड ऑफ ओज में गाया था। वहीं इस गाने में बोमान ईरानी ने कुछ युवा लड़कियों के साथ मिलकर गाया था। बृहस्पतिवार की रात बोमान ईरानी ने अपने गाने का वीडियो फैंस के साथ साझा किया है।